वेलकम टू द यूपीएससी एनवायरनमेंट समरी सीरीज। इस सीरीज में हम शंकर आईएएस से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। इकोसिस्टम के फंक्शंस को समझना मतलब ये जानना कि हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो पहला की फंक्शन है इकोलॉजिकल सक्सेशन, या जिसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर एसेंशियली ये नेचर के खुद को रीबिल्ड करने का तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये वो प्रोसेस है जहाँ किसी एरिया की प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज, आप कह सकते हैं, समय के साथ एक प्रिडिक्टेबल तरीके से बदलती हैं। प्रिडिक्टेबल तरीके से? हाँ, काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल, खासकर किसी बड़े डिस्टर्बेंस के बाद। जैसे मान लीजिए आग लग गई, या कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, या फिर बिल्कुल नई खाली जगह पर लाइफ का शुरू होना। अच्छा, तो जैसे इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा हो, एक डेवलपमेंट प्रोसेस। एग्जैक्टली, एक तरह से इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है। और हाँ, इसकी स्पीड वो ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। जैसे बड़े कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये अक्सर तेज होता है। तो ये जो बदलाव है, ये स्टेजेस में होता होगा? मतलब कैसे एक बंजर जमीन धीरे धीरे जंगल बन जाती है? बिल्कुल, ये एक डायरेक्शनल चेंज है वेजिटेशन में, स्टेपवाइज होता है। इसके मुख्य स्टेजेस हैं। पहला है पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी? हाँ, ये वो पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अक्सर बहुत हार्डी, मतलब कठोर परिस्थितियों को झेलने वाले, जैसे माइक्रोब्स या लाइकन्स। लाइकेंस, वो फंगी और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना? यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया था इसके बारे में। एग्जैक्टली, वही लाइकन्स या मॉसेस, ये किसी नए एकदम खाली एरिया को कॉलोनाइज करते हैं। ये हार्श कंडीशंस झेल सकते हैं, जहां ज्यादातर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये पायनियर्स एक तरह से मैदान तैयार करते हैं आगे आने वालों के लिए? हाँ, बिल्कुल, वे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। जैसे लाइकन्स रॉक को तोड़कर सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फिर आते हैं सक्सेशनल स्टेजेस या सीरे। सीरे? हाँ, सीरे, ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज की एक पूरी सीरीज होती है, जहां एक दूसरे को रिप्लेस करता जाता है। हर स्टेज, जिसे सेरल कम्युनिटी कहते हैं, पिछले वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इसमें क्या चेंजेस दिखते हैं? इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स का शिफ्ट होता है सॉइल में, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बढ़ती है, और फूड वेब्स भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और आखिर में क्या होता है? आखिर में आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये फाइनल स्टेज है, जो रिलेटिवली स्टेबल और मैच्योर होती है। ये कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ एक तरह के इक्विलिब्रियम में होती है। स्टेबल मतलब? स्टेबल मतलब ये तब तक बनी रहती है जब तक कोई बड़ा डिस्टर्बेंस ना हो। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी। इंटरेस्टिंग। अब सक्सेशन के टाइप्स भी हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। इनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट का है। प्राइमरी सक्सेशन वहां होता है जहां पहले कोई लाइफ मौजूद नहीं थी, मतलब कोई कम्युनिटी नहीं थी, और क्रूशली कोई सॉइल भी नहीं थी। जैसे बेड रॉक आउटक्रॉप्स, नया लावा फ्लो या सैंड ड्यून्स। यहाँ पाइनियर्स को सॉइल बनानी पड़ती है, लिटरली स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत बहुत स्लो होता है। लाइकन्स यहाँ रॉक वेदरिंग में की रोल निभाते हैं। ओके, समझ गए। और सेकेंडरी सक्सेशन? ये कहाँ होता है? सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पहले से एक कम्युनिटी थी, लेकिन वो पूरी तरह या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गई है। जैसे किसी नेचुरल इवेंट, फ्लड, ड्रॉट, फायर या ह्यूमन इंटरवेंशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर के बाद। लेकिन यहाँ सॉइल? एग्जैक्टली, यहाँ साइट पर वेल डेवलप्ड सॉइल पहले से मौजूद होती है। हो सकता है कुछ सीड्स, स्पोर्स या रूट्स भी बचे हों। तो ये तेज होता होगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सॉइल और कम्युनिटी रेमिनेंट्स पहले से मौजूद हैं। ये प्रोसेस प्राइमरी सक्सेशन से काफ़ी तेज होता है। यहाँ अक्सर हार्डी ग्रासेस पहले आती हैं, फिर हर्बेशियस प्लांट्स, श्रब्स और इवेंचुअली ट्रीज। तो सॉइल का होना या ना होना ही असली फर्क डालता है। एक और क्लासिफिकेशन सुना है, ऑटोजेनिक वर्सेस एलोजेनिक सक्सेशन। ये क्या है? ये बताता है कि चेंज का ड्राइवर कौन है। ऑटोजेनिक सक्सेशन में कम्युनिटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायोटिक कंपोनेंट्स खुद ही एनवायरनमेंट को बदलते हैं, जिससे सक्सेशन होता है। जैसे पेड़ बड़े होकर छाया बनाते हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं।
इस बदले हुए एनवायरनमेंट में फिर शेड टॉलरेंट प्लांट्स उगते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स ने खुद एनवायरनमेंट बदला। जबकि ऑलोजेनिक सक्सेशन एक्सटर्नल नॉन लिविंग यानी एबायोटिक फैक्टर्स से ड्राइव होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई फ्लड आ गई या फायर लग गई। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स एनवायरनमेंट को बदलते हैं, जिससे कम्युनिटी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। गॉट इट, बात समझ आ गई। अब प्लांट्स में सक्सेशन की बात करें तो क्या पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी अलग पाथवेज होते हैं, जैसे रेगिस्तान और तालाब में सक्सेशन अलग होगा? हाँ बिल्कुल, वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर दो मेन टाइप्स हैं। पहला है जीरार्क सक्सेशन। ये लो मॉइस्चर कंटेंट वाली लैंड पर शुरू होता है, जैसे बेयर रॉक पर। यहाँ पायनियर्स कैसे होते होंगे? यहाँ पायनियर्स एरिड कंडीशंस के अडेप्टेड प्लांट्स होते हैं, जो सूखे को झेल सकें। सक्सेशन धीरे धीरे मॉडरेट वाटर कंडीशंस यानी मीसोफिडिक हैबिटेट की तरफ बढ़ता है। अच्छा। और दूसरा है हाइड्रॉक्स सक्सेशन। ये वाटर बॉडीज में शुरू होता है, जैसे पॉन्ड्स या लेक्स। यहाँ प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अच्छा, पानी में इसका प्रोग्रेशन कैसा होता है? इसका प्रोग्रेशन काफी दिलचस्प है। फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होकर फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स जैसे वाटर लिली, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर जड़ें जमाते हैं, फिर किनारे पर सेजेस और ग्रासेस, और आखिर में ट्रीज आ जाते हैं। तो ये एरिया धीरे धीरे लैंड इकोसिस्टम में बदल जाता है। तो ये वेट कंडीशन से मॉडरेट वाटर कंडीशंस की तरफ जाता है। एग्जैक्टली। जीरार्च ड्राई से मॉडरेट की तरफ, हाइड्रार्च वेट से मॉडरेट की तरफ। अल्टीमेटली दोनों पाथवेज मीसिक कंडीशंस मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी की तरफ कन्वर्ज करते हैं, अगर क्लाइमेट परमिट करे तो। चलिए अब अगले फंक्शन पर आते हैं, होमियोस्टेसिस। ये शब्द स्टेबिलिटी से जुड़ा है, राइट? इकोसिस्टम लेवल पर इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। होमियोस्टेसिस बेसिकली किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की वो टेंडेंसी है जिससे वो इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल रखता है, चेंजेस को रेजिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इकोसिस्टम लेवल पर यह सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब इकोसिस्टम की अपनी एबिलिटी कि वो अपनी स्पीशीज स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोसेसेस को मेंटेन कर सके एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के बावजूद। Think of it as the ecosystem's ability to bounce back and maintain balance. इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? कैसे होता है ये सेल्फ रेगुलेशन? हाँ, एक पॉन्ड इकोसिस्टम का क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जू प्लैंक्टन, छोटे जीव जो फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं, की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है। तो वो ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स खाएंगे, जिससे फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ओके। अब जू प्लैंक्टन के लिए फूड कम होगा तो उनकी पॉपुलेशन नेचुरली कम होने लगेगी फूड स्कैर्सिटी की वजह से। अच्छा। अब क्योंकि जू प्लैंक्टन कम हो गए हैं तो फाइटोप्लैंक्टन पर प्रेडेशन प्रेशर कम हुआ, तो उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगेगी। और फिर जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे तो जू प्लैंक्टन के लिए फूड फिर से अवेलेबल होगा, जिससे उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ सकती है। ये साइकिल चलता रहता है। ये तो एक नेगेटिव फीडबैक लूप जैसा लग रहा है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है और वाइस वर्सा, जिससे सिस्टम स्टेबल रहता है। एग्जैक्टली। ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो लिमिटिंग रिसोर्स, इस केस में फूड स्कैर्सिटी, द्वारा इंड्यूस्ड होता है और इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। यह होम्योस्टैसिस का एक कोर मैकेनिज्म है इकोसिस्टम लेवल पे। इकोसिस्टम के अलावा इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टैसिस कैसे काम करता है? वो खुद को कैसे स्टेबल रखते हैं? ऑर्गेनिजम्स इसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और बिहेवियरल एडेप्टेशंस के थ्रू अचीव करते हैं। जैसे हम इंसान अपना बॉडी टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रखते हैं, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो। हाँ, जैसे गर्मियों में पसीना आना कूलिंग के लिए। बिल्कुल। या टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एनिमल्स का माइग्रेट करना। इसके कुछ मेन तरीके या स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है कन्फॉर्म। इसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स के चेंजेस के साथ बदलता रहता है, वो उसे रेगुलेट नहीं करते। जैसे ज्यादातर रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस, जिन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ बदलता है। ये एनर्जी बचाता है पर एक्टिविटी रेंज लिमिट कर देता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है रेगुलेशन। ज्यादातर बर्ड्स और मैमल्स होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, खासकर बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसे करते हैं? ये बिहेवियरल मीन्स से हो सकता है, जैसे गर्मी से बचने के लिए जानवरों का पेड़ की छाया में जाना या बिल में घुस जाना। और फिजियोलॉजिकल मीन्स से भी, जैसे ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाना या कांपना,
ये तो एनर्जी इंटेंसिव होगा। हाँ, थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन एनर्जेटिकली काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, खासकर स्मॉल एनिमल्स के लिए, जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, जिससे हीट लॉस तेजी से होता है। इसीलिए छोटे एनिमल्स पोलर रीजन्स में रेयर होते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है माइग्रेशन, मतलब टेम्पररी स्ट्रेसफुल हैबिटेट से ज़्यादा हॉस्पिटेबल एरिया में मूव कर जाना, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स का सर्दियों में ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में जाना। और चौथी चौथी है सस्पेंशन। इसमें ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को टेम्पररीली सस्पेंड या बहुत कम कर देता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में स्पोर्स का फॉर्मेशन। एनिमल्स में कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पोलर बेयर्स में हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। स्नेल्स और कुछ फिश में एस्टिवेशन, समर स्लीप, गर्मी और सूखे से बचने के लिए। ज़ूओप्लैंक्टन में डायोपॉज, डेवलपमेंट का टेम्पररी सस्पेंशन अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान। और प्लांट्स में हायर प्लांट्स में स्ट्रेस सर्वाइवल और डिस्पर्सल के लिए सीड्स का यूज करना भी एक तरह का सस्पेंशन है। सीड्स डॉर्मेंट रहकर अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होती हैं। इकोसिस्टम का एक और क्रिटिकल फंक्शन है एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन। इकोसिस्टम को चलाने वाली एनर्जी आखिर आती कहाँ से है और जाती कहाँ है? इसका फ्लो कैसे होता है? हाँ, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम का इंजन है, आप कह सकती हैं। इसकी शुरुआत फंडामेंटली सन से होती है। प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फूड बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स? एग्जैक्टली, ऑटोट्रॉफ्स। ये एनर्जी फिर फूड चेन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉफिक लेवल मतलब? ट्रॉफिक लेवल वो पोजीशन है जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में ऑक्यूपाई करता है। जैसे प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हैं, हर्बिवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड पर, कार्निवोर्स जो हर्बिवोर्स को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड पर, एंड सो ऑन। तो एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? क्या ये न्यूट्रिएंट्स की तरह साइकिल होती है, जैसे कार्बन या नाइट्रोजन? नहीं, और यही की डिफरेंस है। एनर्जी फ्लो स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब? वो जब एनर्जी इकोसिस्टम में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, टिपिकली लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक। यानी एनर्जी प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर होती है और रेयरली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये न्यूट्रिएंट्स की तरह साइकिल नहीं होती। इट फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम, इट डजंट साइकिल विद इन इट। और इस फ्लो के दौरान एनर्जी लॉस भी होता है? बिल्कुल, हर ट्रॉफिक लेवल पर सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस होता है, प्राइमरीली हीट के फॉर्म में, मेटाबॉलिज्म और दूसरी लाइफ एक्टिविटीज के दौरान। कितना लॉस होता है? जनरली रफली 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ट्रांसफर में। सिर्फ अबाउट 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक बायोमास के रूप में ट्रांसफर हो पाती है। इसे लिंडमैन्स 10% लॉ भी कहते हैं। अच्छा, सिर्फ 10%? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। इसी वजह से फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती, यूजुअली 4-5 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि टॉप लेवल तक पहुंचते पहुंचते अवेलेबल एनर्जी बहुत ही कम रह जाती है। इस एनर्जी लॉस को अक्सर इकोलॉजिकल पिरामिड से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एनर्जी बेस से टॉप तक घटती जाती है। तो इस एनर्जी ट्रांसफर और फीडिंग रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं? आपने इकोलॉजिकल पिरामिड का जिक्र किया। हाँ, इसमें 3 मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं: फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। लेट्स स्टार्ट विद द फूड चेन। ये तो सबसे बेसिक लगता है। ए खाता है बी को, बी खाता है सी को, एक सीधी रेखा जैसी। हाँ, फूड चेन स्पीशीज के बीच फीडिंग रिलेशनशिप का एक लीनियर सीक्वेंस है जो दिखाता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। ये बेसिकली बताता है कौन किसको खाता है। इसके टाइप्स हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। ये लाइव प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स से शुरू होती है। एग्जाम्पल? जैसे ग्रासेस, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। या मरीन इकोसिस्टम में देखें तो डाइटम्स, फाइटोप्लैंक्टन, क्रस्टेशंस जैसे क्रिल्स, हेरिंग्स, छोटी फिश। ये यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया था, क्रिल वाला रेफरेंस। दूसरा टाइप है डेट्राइटिस फूड चेन। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्राइटिस से स्टार्ट होती है। डेट्रिटिवोर्स जैसे अर्थवर्म्स, मिलीपीड्स, वुडलाइस, बैक्टीरिया, फंगाई इसे कंज्यूम करते हैं। फिर इन डेट्रिटिवोर्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। डेट्रिटिवोर्स का रेफरेंस भी यूपीएससी 2021 में था। अच्छा, तो कौन सी फूड चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
ये इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। अर्थ पर मरीन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेंट है, लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सरप्राइजिंगली डेट्राइटिस फूड चेन ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब ज्यादा एनर्जी फ्लो डेट्राइटिस पाथवे से होता है। लेकिन असलियत में तो इकोसिस्टम्स इतने सिंपल नहीं होते। एक ऑर्गेनिज्म कई चीजें खाता है और उसे कई चीजें खाती हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं फूड वेब का कॉन्सेप्ट आता है। फूड वेब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन्स को कहते हैं। ये इकोसिस्टम में फीडिंग रिलेशनशिप्स का ज्यादा रियलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स पिक्चर देता है। तो फूड वेब ज्यादा स्टेबल होता होगा? हाँ, जनरली ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब मतलब ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम। क्योंकि अगर एक फूड सोर्स कम हो जाए तो ऑर्गेनिज्म के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, रेजिलियंस ज्यादा होती है। अब इस फूड वेब में जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, खाना और खाया जाना, साथ रहना, इनके टाइप्स क्या हैं? जैसे म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, ये सब। हाँ, इन बायोटिक इंटरैक्शंस को उनके आउटकम के बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। आउटकम मतलब स्पीशीज पर इफेक्ट, प्लस मतलब बेनिफिट, माइनस मतलब हार्म और जीरो मतलब न्यूट्रल इफेक्ट। ओके। तो पहला ग्रुप है नेट पॉजिटिव आउटकम, प्लस प्लस और प्लस जीरो। इसमें आता है म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस, जब दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को एसोसिएशन से बेनिफिट होता है, जैसे कोरल और जूज़ैंथिले एल्गी या लाइकेंस फंगी प्लस एल्गी। और कमेंसलिज्म, प्लस जीरो, जब एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी न्यूट्रल रहती है, उसे ना फायदा ना नुकसान, जैसे ट्रीज पर उगने वाले एपिफाइटिक प्लांट्स, ऑर्किड्स, उन्हें सहारा मिलता है पर ट्री को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा ग्रुप। दूसरा है एंटागोनिज्म आउटकम, प्लस माइनस, इसे कंपनसेटरी इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। इसमें पैरासिटिज्म, प्लस माइनस, एक स्पीशीज पैरासाइट को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज होस्ट को हार्म होता है। पैरासाइट होस्ट पर डिपेंड करता है और यूजुअली उसे किल नहीं करना चाहता। और प्रेडेशन, प्लस माइनस, एक स्पीशीज प्रेडेटर को बेनिफिट होता है जबकि दूसरी स्पीशीज प्रे को हार्म होता है। प्रेडेटर प्रे को किल करके खाता है। प्रेडिएशन और पैरासाइटिज्म में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों प्लस माइनस है? गुड क्वेश्चन। कुछ की डिफरेंसेस हैं। साइज में प्रेडेटर्स प्रे से बड़े या छोटे हो सकते हैं, पर पैरासाइट जनरली होस्ट से छोटा होता है। इंटेंट में प्रेडेटर्स प्रे को किल करना चाहता है, पैरासाइट होस्ट को अलाइव रखना चाहता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रेडेटर की ज्यादा होती है। और सिम्बायोसिस, प्रेडेशन नॉन सिम्बायोटिक है, दोनों साथ नहीं रहते, जबकि पैरासिटिज्म सिम्बायोटिक है, पैरासाइट होस्ट के साथ या अंदर रहता है। ओके। और तीसरा ग्रुप? तीसरा है नेगेटिव आउटकम, माइनस जीरो। इसमें कंपटीशन, माइनस माइनस, जब दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज पर एडवर्सली अफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, फूड स्पेस मेट्स। और अमेंसलिज्म, माइनस जीरो, जब एक स्पीशीज इनिबिट होती है या हार्म होती है जबकि दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। जैसे ब्रेड मोल्ड पेनिसिलिन सिक्रीट करता है केमिकल्स जो बैक्टीरिया को मारते हैं, पर पेनिसिलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक बड़ा ट्री छोटे प्लांट को शेड करता है जिससे छोटे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जबकि छोटे प्लांट का बड़े ट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सारे इंटरैक्शंस मिलकर फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर। ये क्या विजुअलाइज कराते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स के बीच रिलेशनशिप का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इन्हें इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए यूज करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जो स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स डिपिक्ट करते हैं, और बार की लेंथ उस लेवल पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या टोटल बायोमास या टोटल एनर्जी को इंडिकेट करती है। बेस हमेशा प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का होता है। इनकी कैटेगरीज क्या है? आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, 3 मेन कैटेगरीज हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये हर ट्रॉफिक लेवल पर इंडिविजुअल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जनरली नंबर्स पिरामिड में नीचे से ऊपर जाने पर घटते हैं, तो पिरामिड अपराइट सीधा होता है। जैसे घास ज्यादा होगी उसे खाने वाले खरगोश कम, खरगोश को खाने वाली लोमड़ी और कम। जनरली अपराइट मतलब हमेशा नहीं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये स्पिंडल शेप्ड हो सकता है। एक बड़ा पेड़ प्रोड्यूसर संख्या में कम, हजारों इंसेक्ट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स संख्या में ज्यादा को सपोर्ट कर सकता है, और उन इंसेक्ट्स को खाने वाले कुछ बर्ड्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स संख्या में कम होंगे। या पैरासाइट फूड चेन में ये इन्वर्टेड उल्टा हो सकता है, एक होस्ट पर कई पैरासाइट्स, उन पैरासाइट्स पर और भी ज्यादा हाइपर पैरासाइट्स। दूसरा पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास,
ये हर ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के टोटल बायोमास ड्राई वेट को डिपिक्ट करता है। जनरली एनर्जी लॉस के कारण बायोमास भी ऊपर जाने पर घटता है, तो ये भी अपराइट होता है। इसके एक्सेप्शंस? हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफन इन्वर्टेड होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम होता है, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन रेट, टर्नओवर बहुत हाई होता है। ये कम बायोमास भी लार्ज बायोमास वाले जू प्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर सकता है, जो उन्हें खाते हैं। और तीसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। ये ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। हर लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर में लॉस होता है, 90% के आसपास। इसलिए एनर्जी अवेलेबिलिटी पिरामिड में ऊपर जाने पर कंसिस्टेंटली घटती जाती है। तो ये हमेशा अपराइट होगा? यस, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, बिकॉज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड एंड इट्स ऑलवेज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर। ये इकोसिस्टम फंक्शन का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में पिरामिड्स का शेप समराइज कर सकते हैं? श्योर, ग्रासलैंड एनर्जी अपराइट, बायोमास अपराइट, नंबर्स अपराइट। एक्वेटिक एनर्जी अपराइट, बायोमास इन्वर्टेड, नंबर्स अपराइट, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा होते हैं। फॉरेस्ट एनर्जी अपराइट, बायोमास अपराइट, नंबर्स स्पिंडल शेप्ड। पैरासाइट फूड चेन एनर्जी अपराइट, बायोमास अपराइट, पैरासाइट का बायोमास होस्ट से कम होता है, नंबर्स इन्वर्टेड। ओके, ये क्लियर हो गया। हमने एनर्जी और यूजफुल मैटर के फ्लो की बात की, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेस का क्या? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स फूड चेन में कैसे मूव करते हैं? ये भी इकोसिस्टम फंक्शन से जुड़ा है। हाँ, ये एनर्जी फ्लो और फूड चेन डायनेमिक्स का एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, जिन्हें परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं, वो होते हैं जिन्हें डिट्रिटिवोज या नेचुरल प्रोसेसेस आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे कुछ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, परफ्लूरो क्लोराइड्स, पीएफसीज, डीडीटी, हेवी मेटल्स, मर्क्यूरी, लेड। ये एनवायरनमेंट में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो फूड चेन में इनका क्या होता है? ये फूड चेन में एंटर करके दो रिलेटेड फिनोमेना दिखाते हैं। पहला है बायो एक्यूमुलेशन। ये किसी पोल्यूटेंट का ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में ग्रेजुअल बिल्डअप है समय के साथ। ये तब होता है जब सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की रेट उसके लॉस, ब्रेकडाउन या एक्सक्रीशन की रेट से ज्यादा होती है। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जैसे डीडीटी में बायो एक्यूमुलेशन का हाई रिस्क होता है, खासकर फैट टिश्यूज में। और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन, जिसे बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। ये पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन का हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। बेसिकली पोल्यूटेंट फूड चेन में ऊपर जाते हुए मैग्नीफाई होता जाता है। ये कैसे होता है? अक्यूमुलेट और कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। टॉप प्रेडेटर्स जैसे ईगल्स, शार्क्स, ह्यूमंस में ये कॉन्सेंट्रेशन लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल के मुकाबले हजारों या लाखों गुना ज्यादा हो सकती है, पोटेंशियली टॉक्सिक लेवल्स तक। बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए पोल्यूटेंट में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? इसके लिए पोल्यूटेंट को लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन फैट्स में सॉल्युबल होना चाहिए, जैसे डीडीटी। वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स ऑर्गेनिज्म से एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स बॉडी फैट में स्टोर हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक रिटेन होते हैं। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एनर्जी फ्लो करती है और लॉस्ट होती है, पोल्यूटेंट्स मैग्नीफाई हो सकते हैं, लेकिन लाइफ के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? दिस ब्रिंग्स अस टू न्यूट्रिएंट साइकिल्स और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये भी एक क्रिटिकल फंक्शन है। करेक्ट। एनर्जी के वन वे फ्लो के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये इकोसिस्टम में रिसाइकल होते हैं। ये लॉस्ट नहीं होते, बल्कि कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करते हैं। कहाँ सर्कुलेट करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर के बीच मूव करते हैं। इन साइकिल्स को बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। बायो फॉर लिविंग, जियो फॉर रॉक सॉइल और केमिकल फॉर द एलिमेंट्स। ये साइकिल्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल ना हो तो लाइफ रुक जाएगी। इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स के टाइप्स क्या हैं? इन्हें दो मेन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है रिप्लेसमेंट पीरियड के बेसिस पर परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें न्यूट्रिएंट्स उतनी ही तेजी से रिप्लेस होते हैं जितनी तेजी से यूटिलाइज होते हैं, सिस्टम में बैलेंस बना रहता है। गैसियस साइकिल्स टिपिकली परफेक्ट होते हैं,
न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट फास्ट होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर एक बड़ा एक्सेसिबल रिजर्वॉयर है। इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें न्यूट्रिएंट्स उतनी तेजी से रिप्लेस नहीं होते जितनी तेजी से यूटिलाइज होते हैं। ये जनरली सेडिमेंट्री साइकिल से एसोसिएटेड हैं। कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल से लीक होकर लॉस्ट हो सकते हैं या सेडिमेंट्स में लॉक हो जाते हैं, जिससे वे टेम्परेरली या परमानेंटली अनअवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन रिजर्वॉयर के बेसिस पर है। गैशियस साइकिल, इसमें मेन रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर, ओशंस होता है। एग्जाम्पल्स वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन साइकिल एट्सेट्रा। ये साइकिल्स ग्लोबल होते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल, इसमें मेन रिजर्वॉयर अर्थ्स क्रस्ट में सॉल्युबल एलिमेंट होता है, रॉक्स, सॉइल। एग्जाम्पल्स फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल एट्सेट्रा। ये साइकिल्स जनरली स्लोअर और लेस परफेक्ट होते हैं और ज्यादा लोकलाइज्ड हो सकते हैं। Let's dive into gaseous cycles, starting with the major one, the carbon cycle. ये कैसे काम करता है? UPSC 2011 में भी रेफरेंस था इसका। हाँ, कार्बन साइकिल लाइफ का फंडामेंटल साइकिल है, क्योंकि कार्बन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बेसिस है। टिपिकली इसे शॉर्ट टर्म साइकिल माना जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स भी हैं। स्टेप्स इंक्लूड कार्बन एटमॉस्फेयर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज बनाते हैं। ये कार्बन फूड चेन में एंटर करता है। रेस्पिरेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर्स द्वारा, और डीकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर का कार्बन को वापस CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में रिटर्न करते हैं। ओशंस भी CO2 एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं। ये एक बड़ा कार्बन सिंक है। कुछ कार्बन लॉन्ग टर्म साइकिल में एंटर करता है, जैसे मार्शी सॉइल में पीट के रूप में, एक्वाटिक सेडिमेंट्स में, या फॉसल फ्यूल्स कोल, ऑयल, नेचुरल गैस के रूप में बरी होकर। फॉसल फ्यूल्स बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बरी हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डीकम्पोज होने से पहले जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से ट्रांसफॉर्म हो गए। और इन्हें जलाने से, इन्हें बर्न करने पर ये स्टोर्ड कार्बन तेजी से CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिससे एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लॉन्ग टर्म साइकिल में फंसा कार्बन डीप ओशंस में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रह सकता है, जब तक जियोलॉजिकल मूवमेंट्स रॉक्स को सी लेवल से ऊपर एक्सपोज ना कर दें। नेक्स्ट अप द नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है N2 गैस के रूप में, पर प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो ये यूजेबल फॉर्म में कैसे आती है? UPSC 2013 में सोर्सेज पर सवाल था। नाइट्रोजन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। N2 गैस बहुत स्टेबल है, उसे ब्रेक करना डिफिकल्ट है। नाइट्रोजन साइकिल कॉम्प्लेक्स है और माइक्रोब्स का इसमें सेंट्रल रोल है। की स्टेप्स हैं N2 फिक्सिंग, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। सोर्सेज क्या है नाइट्रोजन के, सॉइल या एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज हैं लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशंस। सॉइल में डायरेक्ट नाइट्रेट्स एडिशन होता है, एनिमल वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और डेड वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स के डीकम्पोजिशन से। कोल बर्निंग भी CO, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करती हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अर्थ पर स्मॉग और एसिड रेन, नाइट्रस, नाइट्रिक एसिड्स के रूप में गिरते हैं। अब साइकिल के स्टेप्स डिटेल में। ओके, पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें एटमॉस्फेरिक N2 गैस को अमोनिया NH3 या अमोनियम आयंस NH4+ में कन्वर्ट किया जाता है। ये मेनली स्पेशल N2 फिक्सिंग माइक्रोब्स करते हैं जिनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। एग्जाम्पल्स फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया जैसे अजोटोबैक्टर, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, कुछ साइनोबैक्टीरिया। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हाइबर बॉश प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजर और लाइटनिंग भी N2 फिक्स करते हैं। दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को पहले नाइट्राइट्स NO2- और फिर नाइट्रेट्स NO3- में ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये भी स्पेशलाइज्ड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोकॉकस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्रेट में। नाइट्रेट्स वो फॉर्म है जिसे प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट्स नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करके उन्हें लीव्स में वापस अमोनिया में रिड्यूस करते हैं, जो फिर अमीनो एसिड्स बनाने में यूज होता है। तीसरा है एमोनिफिकेशन। डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगाई डेड ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम एनिमल एक्सक्रीशन को वापस अमोनिया, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ये अमोनिया
फिर से नाइट्रिफिकेशन साइकिल में एंटर कर सकता है। और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें नाइट्रेट्स को वापस एलिमेंटल नाइट्रोजन गैस N2 में रिड्यूस किया जाता है, जो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती है। साइकिल कंप्लीट होता है। ये स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस एनारोबिक कंडीशंस जहां ऑक्सीजन कम हो में करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ने नाइट्रोजन साइकिल को कैसे अफेक्ट किया है? ह्यूमंस ने इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और फॉसिल फ्यूल कंबशन से साइकिल में रिएक्टिव नाइट्रोजन की अमाउंट ड्रास्टिकली बढ़ा दी है। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैस N2O एमिशंस और बायोडाइवर्सिटी लॉस। What about the methane cycle? मीथेन CH4 भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, मीथेन CO2 से पर मॉलिक्यूल ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस GHG है। हालांकि इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम CO2 से शॉर्टर अराउंड 12 इयर्स है। इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? मेजर नेचुरल सोर्सेज हैं वेटलैंड्स, सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स 80%, जहां एनॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस में मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोटिक आर्किबैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। टर्माइट्स के गट में माइक्रोब्स एनारोबिक फर्मेंटेशन से मीथेन बनाते हैं। ओशंस में भी प्रोडक्शन होता है, जूप्लैंक्टन, फिश डाइजेशन, सेडिमेंट्स। और मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट्स क्या हैं? ये आइस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हाई प्रेशर्स और लो टेम्परेचर्स पर, ओशंस में, कॉन्टिनेंटल शेल्स पर या परमाफ्रॉस्ट में बनते हैं, जहां मीथेन गैस वाटर मॉलिक्यूल्स के केज में ट्रैप हो जाती है। इनमें इमेंस अमाउंट ऑफ मीथेन स्टोर्ड है। क्लाइमेट चेंज से वार्मिंग या ओशन एसिडिफिकेशन इन्हें डिस्टेबलाइज कर सकता है, जिससे लार्ज स्केल मीथेन रिलीज हो सकता है। ये एक डेंजरस पॉजिटिव फीडबैक लूप हो सकता है और पास्ट में मास एक्सटिंक्शन से लिंक किया गया है। और ह्यूमन सोर्सेज? ग्लोबली 50 से 65% टोटल CH4 एमिशंस ह्यूमन एक्टिविटीज से होती हैं। एग्रीकल्चर लगभग 40%, इसमें लाइव स्टॉक एंटरिक फर्मेंटेशन, जानवरों की पाचन क्रिया और मैन्योर मैनेजमेंट प्लस राइस कल्टीवेशन, फ्लडेड फील्ड्स में एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन सबसे बड़ा सोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स लगभग 35%, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन में लीक्स, कोल माइनिंग से कोल बेड मीथेन रिलीज और वेस्ट डिकम्पोजिशन इन लैंडफिल्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगभग 20%। एनाएरोबिक कंडीशंस, बायोमास बर्निंग, इनकम्प्लीट कंबशन भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हायरार्की क्या है सोर्सेज की? ओवरऑल ह्यूमन सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल में वेटलैंड्स, टर्माइट्स, ओशंस, मीथेन हाइड्रेट्स। ह्यूमन में एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल्स, वेस्ट। मीथेन एटमॉस्फेयर से हटता कैसे है? सिंक क्या है? सॉइल्स एक मेजर सिंक हैं एटमॉस्फेरिक मीथेन के लिए, जहां मिथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया इसे ऑक्सीडाइज करते हैं। एटमॉस्फेयर में मेन रिमूवल मैकेनिज्म है केमिकल रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल रेडिकल, OH, जिसे क्लेंजर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। ये रिएक्शन मीथेन को CO2 और वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। मीथेन का इम्पैक्ट क्या है? प्रोटीन GHG होने के अलावा मीथेन ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मॉग का कंपोनेंट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है और मीथेन हाइड्रेट्स का पोटेंशियल रिलीज क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर सकता है। नाउ लेट्स लुक एट सेडिमेंट्री साइकिल्स। फॉस्फोरस साइकिल से शुरू करते हैं। हाँ, फॉस्फोरस साइकिल यूनिक है क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नेग्लिजिबल है। फॉस्फोरस लाइफ के लिए एसेंशियल है। DNA, RNA, ATP, बोन्स, टीथ। मेन रिजर्वॉयर कहाँ है? मेन रिजर्वॉयर रॉक्स में है, फॉस्फेट मिनरल्स के रूप में। कार्बन और नाइट्रोजन की तरह एटमॉस्फेयर से नहीं आता है। साइकिल कैसे चलता है? फॉस्फोरस साइकिल स्टेप्स, वेदरिंग, इरोजन, माइनिंग। इनसे रॉक से फॉस्फेट्स रिलीज होते हैं जो सॉइल और वाटर में डिसॉल्व होते हैं। रिवर्स इन्हें ओशंस तक ले जाती हैं। UPSC 2021 रेफरेंस ऑन रिवर्स कैरिंग फॉस्फेट्स। अपटेक, प्लांट्स सॉइल वाटर से फॉस्फेट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स को खाकर फॉस्फोरस लेते हैं। ये फूड चेन में मूव करता है। डिकम्पोजिशन, डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर फॉस्फोरस वापस सॉइल वाटर में रिलीज करते हैं। सेडिमेंटेशन, काफ़ी फॉस्फोरस रिवर्स के थ्रू ओशंस में पहुंचता है, जहां ये मरीन ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं या फिर इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स के रूप में कॉन्टिनेंटल शेल्व्स पर एक्यूमुलेट हो जाता है। जियोलॉजिकल अपलिफ्ट, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, क्रस्टल प्लेट मूवमेंट्स सी फ्लोर सेडिमेंट्स को लिफ्ट करके लैंड पर एक्सपोज कर सकती हैं, फॉस्फोरस को वापस टेरेस्ट्रियल साइकिल में लाती हैं।
ये जियोकेमिकल फेज बहुत स्लो है। ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमंस ने माइनिंग, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स के लिए और एग्रीकल्चर रन ऑफ से फॉस्फोरस साइकिल को एक्सेलरेट कर दिया है। एक्सेस फॉस्फोरस वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम्स, ऑक्सीजन डिप्लीशन का मेजर कॉज है। फॉस्फोरस ऑफन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। अब आते हैं सल्फर साइकिल पर। सल्फर कहाँ इंपॉर्टेंट है? सल्फर कुछ अमाइनो एसिड्स, मिथियोनिन, सिस्टीन और विटामिन्स का कंपोनेंट है। इसका साइकिल गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों कंपोनेंट्स रखता है। सोर्सेज क्या हैं? सल्फर ऑर्गेनिक फॉर्म्स, कोल, ऑयल, पीट और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, पाइराइट रॉक, आयरन सल्फाइड, सल्फर रॉक एलिमेंटल सल्फर में सॉइल और सेडिमेंट्स में लॉक्ड रहता है। ये सल्फेट, सल्फाइड्स और ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में मिलता है। वेदरिंग, इरोशनल रन ऑफ, डीकंपोजिशन से रिलीज होता है, सॉल्ट सॉल्यूशंस में टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स तक पहुंचता है। साइकिल के स्टेप्स। स्टेप्स इन द सल्फर साइकिल। एटमॉस्फेरिक इनपुट। सल्फर एटमॉस्फेयर में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में एंटर करता है। नेचुरल सोर्सेज हैं वॉल्केनिक इरप्शंस, डीकंपोजिशन गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और ओशन सरफेसेस से डाइमिथाइल सल्फाइड DMS रिलीज। मरीन फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस करते हैं DMS मरीन सल्फेट एरोसॉल्स का प्राइमरी सोर्स है। ह्यूमन सोर्स है फॉसल फ्यूल कंबशन। कोल, ऑयल में सल्फर होता है जो नेचुरल सोर्सेस से ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन। SO2 एटमॉस्फेयर में वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वीक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है, जो एसिड रेन के रूप में अर्थ पर वापस आता है। ड्राई डेपोजिशन भी होता है। प्लांट अपटेक। प्लांट्स सॉइल से सल्फेट्स SO4 अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन या वेदरिंग से। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से सल्फर बेरिंग अमीनो एसिड्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। फूड चेन ट्रांसफर। सल्फर इन अमीनो एसिड्स ग्रेजिंग फूड चेन से पास होता है। रिटर्न टू सॉइल एंड वाटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बाउंड सल्फर एक्सक्रीशन और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के डीकंपोजिशन से सॉइल, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज के बॉटम सेडिमेंट्स में रिटर्न होता है। एनारोबिक कंडीशंस में बैक्टीरिया सल्फेट्स को H2S में रिड्यूस कर सकते हैं। रॉटन एग स्मेल। ह्यूमन इम्पैक्ट यहाँ भी सिग्निफिकेंट है। यस, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से एटमॉस्फेरिक SO2 लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, जिससे एसिड रेन एक मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन गया है जो फॉरेस्ट्स, लेक्स और बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। हालांकि रेगुलेशन से SO2 इमिशंस कम हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। फाइनली इकोसिस्टम फंक्शंस का एक और पहलू है इकोसिस्टम सर्विसेज एंड गुड्स। ये क्या है? ये टर्म काफी सुना है। हाँ, ये बेसिकली वो डाइवर्स बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमंस को नेचुरल एनवायरनमेंट और हेल्दी इकोसिस्टम से मिलते हैं। इनके बिना ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इन्हें ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन सी कैटेगरीज? पहली है कल्चरल सर्विसेज। नॉन मटीरियल बेनिफिट्स जैसे एथिकल वैल्यूज, एग्जिस्टेंस वैल्यूज जैसे टाइगर्स को जीना, रिक्रिएशन, इको टूरिज्म, एस्थेटिक ब्यूटी, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट। दूसरी है प्रोविजनिंग सर्विसेज, टैंजिबल प्रोडक्ट्स जो हम इकोसिस्टम से ऑब्टेन करते हैं, जैसे फूड, क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, फिश, फाइबर, टिम्बर, कॉटन, वुल, बायोमास फ्यूल, फ्रेश वाटर, नेचुरल मेडिसिन्स। तीसरी है रेगुलेटिंग सर्विसेज, इकोसिस्टम प्रोसेसेस के रेगुलेशन से मिलने वाले बेनिफिट्स, जैसे एयर क्वालिटी रेगुलेशन, प्लांट्स एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स, क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, water runoff control, forest reduce floods, erosion control, natural hazard regulation, mangroves protect coasts, pollination। और चौथी है supporting services। ये वो fundamental processes हैं जो बाकी सभी services को possible बनाते हैं, जैसे nutrient cycling, water cycling, soil formation, photosynthesis, primary production। ये foundation है। इकोसिस्टम गुड्स क्या है फिर? Ecosystem goods essentially provisioning services का ही हिस्सा हैं। वो टैंजिबल नेचुरल प्रोडक्ट्स जो ह्यूमंस एनवायरनमेंट से हार्वेस्ट करते हैं, जैसे वाइल्ड फ्रूट नट्स, फॉरेज फॉर लाइवस्टॉक, टिम्बर, गेम एनिमल्स, नेचुरल फाइबर्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एटसेट्रा। नेचुरल कैपिटल और इकोसिस्टम वैल्यूएशन क्या है? नेचुरल कैपिटल बेसिकली नेचर का स्टॉक है। वो इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स, सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी जो इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज का फ्लो प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक मैंग्रोव फॉरेस्ट नेचुरल कैपिटल है, और वो जो फ्लड प्रोटेक्शन, रेगुलेटिंग सर्विस
और फिश नर्सरी प्रोविजनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, वो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। इकोसिस्टम वैल्यूएशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो इकोसिस्टम और उसकी सर्विसेज को मॉनेटरी वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों करते हैं? इसका एम है पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करना, ताकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को इवैल्यूएट कर सकें, कंजर्वेशन की कॉस्ट इफेक्टिवनेस समझ सकें और डिफरेंट पॉलिसीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंपेयर कर सकें। बेसिकली नेचर की वैल्यू को इकोनॉमिक कैलकुलेशंस में इंक्लूड करना। टेल अस अबाउट टीब, यूपीएससी 2016 में रेफरेंस था इसका। हाँ, टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी एक मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP होस्ट करता है और इसे रिनाउंड इंडियन एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट पवन सुखदेव लीड करते रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैनेज ऑब्जेक्टिव्स हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज की इकोनॉमिक वैल्यूज को डिसीजन मेकिंग में मेन स्ट्रीम करना, गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडिविजुअल लेवल्स पर, और बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन की बढ़ती कॉस्ट को हाईलाइट करना। टीब का कोर मैसेज है कि इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेक्स सेंस। Investing in natural capital is often cheaper than dealing with the consequences of its loss. ये था आज का यूपीएससी बुक शंकर IAS एनवायरनमेंट का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।